स्टार्ट करें। आज हम लोग पढ़ना चालू करेंगे रायपुर के कलचुरी वंश के बारे में। कलचुरी वंश, ये रायपुर के कलचुरी वंश कौन सी शाखा के थे, इनका शासनकाल कितना से कितना रहा, इसमें कौन कौन राजा हुए और इनके जानकारी के क्या क्या स्रोत है, इसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, तो पहला देखते हैं, इनका शासनकाल लगभग माना जाता है, ठीक है, 1300 से 1750 ईस्वी तक। कब तक? 1300 से 1750 ईस्वी तक इनका क्या माना जाता है? शासनकाल माना जाता है। ये कौन सी शाखा के थे? ठीक है, तो ये त्रिपुरी के लहुरी शाखा, कौन सी शाखा? कलचुरियों में एक लहुरी शाखा थी, तो लहुरी शाखा के थे। कौन सी शाखा के थे? लहुरी शाखा। अंधकार युग में हम लोग एक नाम पढ़े थे, जगन्नाथ, नाम पढ़े थे ना। जगन्नाथ के बेटे कौन हुए? तो वीर हुए, वीर सिंहदेव पढ़े थे ना, ठीक है। और एक थे देव सिंहदेव, कौन? देव सिंह, ठीक है। तो ये देव सिंह का एक बेटा होगा जिसका नाम होगा लक्ष्मी सिंहदेव। कौन? लक्ष्मी सिंहदेव, ठीक है। इसका नाम उल्लेखित है, ठीक है, इसका नाम उल्लेखित है, लेकिन लक्ष्मी सिंहदेव के पहले एक और राजा आएगा, ठीक, केशव सिंहदेव, उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हम राजा का पहला नाम पढ़ेंगे तो केशव सिंहदेव के बारे में ही पढ़ना चालू करेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो ये जो अंधकार युग में बताया था मैं आपको कि क्या बोलते हैं, जगन्नाथ था। तो जब हम रतनपुर के प्रशासक के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, तो अंधकार युग के समय 200 सालों तक इन राजाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो इनमें से इसका एक भाई कहाँ पे शासन किया? रतनपुर पे, और दूसरा भाई चला गया रायपुर में रहने। जैसे गांव में दो भाई अलग अलग गांव में रहने चले जाते हैं ना, वैसे एक भाई इस जगह में रुक गया, दूसरा भाई दूसरा जगह शिफ्ट हो गया, ठीक है। वो वहाँ पे शासन शुरू नहीं किया था, ठीक है, शासन शुरू नहीं किया था। फिर धीरे धीरे उसके जो लड़का नाती होते गए, उन लोग क्या किए, स्वयं को राजा घोषित करते गए। लेकिन ये रतनपुर के अधीन करते थे। क्या करते थे? रतनपुर के अधीन। कौन स्वतंत्र घोषित करेगा उसको भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। पहले स्वयं शासन करना चालू करेंगे एक जमींदारी के रूप में। किसके रूप में? जमींदारी के रूप में। फिर धीरे धीरे अपने आप को राजा बोलने लगेंगे, ठीक है। क्या बोलने लगेंगे? राजा, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्र राजा बन जाएंगे। जैसे कलचुरी बने थे, कोई भी साम्राज्य चालू होता है तो पहले किसी के अधीन रहता है, फिर धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाता है, और शक्ति बढ़ाने के बाद स्वयं को हर राजा स्वतंत्र घोषित कर देता है ना। करता है कि नहीं करता है? ऐसे ही इनके साथ भी हुआ, ठीक है। शासनकाल, इनकी उपाधि क्या थी? तो ये महाराजकुमार राजा की उपाधि धारण करते थे। कौन सी उपाधि? महाराजकुमार राजा की उपाधि धारण करते थे, जबकि कलचुरी वंश के वाले महाराजा या फिर राजा की उपाधि धारण करते थे। इन लोग महाराजकुमार राजा की उपाधि धारण करते थे। कौन सी? महाराजकुमार। इनकी जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं? इनकी जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं? तो मुख्य रूप से देखा जाए, प्रमुख रूप से इनकी जानकारी केवल दो जगह से हमको मिलती है। एक खल्लारी से, तो वो कहलाता है खल्लारी अभिलेख। क्या कहलाता है? खल्लारी अभिलेख। और दूसरा है रायपुर अभिलेख। कौन सा? रायपुर अभिलेख। इनकी जानकारी के प्रमुख रूप से, ठीक है, मैं मल्हार अभिलेख भी बताऊंगा, आरंग ताम्रपत्र भी बताऊंगा, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो इनकी जानकारी हमें एक मिलती है खल्लारी अभिलेख से, दूसरा मिलता है रायपुर अभिलेख से। बन जाएगा, इतना बन जाएगा, ठीक है। कौन कौन से? अगला देखते हैं, इनकी राजधानी कहाँ कहाँ रही। तो इनकी जो राजधानी थी वो प्रारंभिक राजधानी रही खल्लारी। कौन सी जगह? खल्लारी पहली राजधानी, और दूसरी राजधानी बनी रायपुर। कौन सी बनी? इतना बन जाएगा, इतना बन जाएगा। अब हम लोग राजाओं का नाम और उसका क्या बोलते हैं क्रम देखते हैं, ठीक है। इसमें
कोई जरूरी नहीं है आपको सन रटना कि 1300 से 1340 तक हुआ, 40 से 60 तक गया, ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनमें केवल नाम याद रखना, नाम याद रखना। वो भी कैसे कैसे देखो। पहले का नाम रहेगा केशव देव। शासकों का ऊपर में हेडिंग डालोगे, अभी लिखोगे कोई नहीं ना, ठीक है, मैं लिखाऊंगा। शासकों का ये क्रम है, कलचुरी वंश के शासकों का क्रम हर बार लिखते आए हैं ना। शासकों का एक साइड क्रम लिखते थे, एक साइड जानकारी के स्रोत लिखते थे, ठीक है, लिखते थे कि नहीं। लेकिन यहाँ बहुत सारे राजा हैं, इसलिए मैं जानकारी के स्रोत को वहाँ लिख दिया। पहला राजा लिख रहा हूँ केशव देव। कौन? केशव देव। केशव देव। केशव देव के बाद याद रखना लक्ष्मी देव। कौन? लक्ष्मी देव। लक्ष्मी सिंह देव या लक्ष्मी देव कहा जाता है, ठीक है। लक्ष्मी देव। लक्ष्मी देव के बाद जो अगला आएगा वो कहलाएगा सिंघड़ देव। कौन सा? सिंघड़ देव। और सिंघड़ देव के बाद जो अगला आएगा वो कहलाएगा रामचंद्र देव। कौन? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव, ठीक है। कौन कहलाएगा? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव के बाद जो अगला शासक आएगा जिसके नाम पर रायपुर शहर का नाम रखा जाएगा वह रहेगा ब्रह्मदेव राय। क्या नाम रहेगा? ब्रह्मदेव राय। और इसी राय से बनेगा रायपुर। क्या बनेगा? रायपुर, ठीक है, बन जाएगा इतना। उसके बाद आएगा फिर से केशव देव। कौन? केशव देव। ये अलग केशव देव है ना, केशव देव, ठीक है। तो पहले आपको यदि ध्यान रखना है कलचुरी राजाओं में, वो भी कहाँ के? रायपुर के। कहाँ के? ठीक है, रायपुर के। अभी आज हम लोग पढ़ रहे हैं रायपुर के कलचुरी शासकों के बारे में, ठीक है। रायपुर का कलचुरी वंश, जिन लोग कौन सी शाखा के थे? लाहुरी शाखा के, ठीक है। तो मेन जो राजा थे वो यहीं पे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे? केशव देव, लक्ष्मी सिंह देव, सिंघड़ देव, रामचंद्र देव, ब्रह्मदेव राय, ठीक है। केशव देव, लक्ष्मी देव, सिंघड़ देव, रामचंद्र देव, ब्रह्मदेव राय, इतना बन जाएगा, ठीक है। इतने का, इसके बाद का केवल नाम सुनो। केशव देव। केशव देव के बाद आएगा भुवनेश्वर देव। केशव कहाँ घूमने गया? भुवनेश्वर। कहाँ घूमने गया? भुवनेश्वर घूमने गया। अब भुवनेश्वर घूमने गया तो उसको अत्यधिक मान सम्मान मिला। क्या सम्मान मिला? मान सम्मान मिला, ठीक है। उसको अत्यधिक क्या मिला? मान सम्मान मिला, ठीक है। जिसको देख के उसके मन में भारी संतोष हुआ। उसके मन में क्या हुआ? भारी संतोष हुआ। ठीक है, उसको भारी चैन मिला। क्या मिला? चैन मिला। संतोष चैन एक ही होता है ना, ठीक है। तो उसको भारी क्या मिला? चैन मिला। चैन सिंह देव, ठीक है। और चैन कैसे मिला? एक मिनट, यहाँ सूरत देव आएगा। सूरत सिंह देव। चैन कैसे मिला? भारी संतोष मिला। तो संतोष कैसे मिला? तो उसका सूरत देख के मिला। चैन सिंह देव। कौन आ जाएगा? चैन सिंह देव। और जब उसको भारी क्या मिला? चैन मिला, सुकून मिला, तो एकदम आराम से पसर के सो गया, ठीक है। आराम से क्या करके सो गया? पसर के। कैसे करके? मुंडी को तरी और पैर को ऊपर करके। तो याद रखना मुंड सिंह देव, ठीक है। कौन सा? मुंड सिंह देव। मुंड सिंह देव के बाद जो अगला राजा आएगा वो कहलाएगा आपका वंश सिंह देव। वंश सिंह देव, ठीक है। वंश सिंह देव के बाद जो अगला राजा आएगा वो कहलाएगा धन सिंह देव। धन सिंह देव के बाद जो अगला राजा आएगा वो कहलाएगा जैत सिंह देव। जैत सिंह देव। जैत सिंह देव के बाद जो अगला राजा आएगा वो कहलाएगा फतेह सिंह देव। फतेह सिंह देव, ठीक है। नाम याद हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक, कोई बात नहीं, केवल नाम सुनो, ठीक है। अब फतेह को विकट याद करता है तो ये हो जाएगा याद सिंह देव।
अब किसको याद करता है? तो संजय दत्त को याद करता है। तो याद रखना सोमदत्त, सोमदत्त देव, ठीक है, सोमदत्त देव। सोमवत के देव के बाद याद रखना बलदेव सिंह। क्या नाम है? बलदेव सिंह। बलदेव सिंह के बाद अगला आएगा उमेंद्र सिंह, उमेंद्र सिंह। उमेंद्र सिंह के बाद अगला आएगा बनवीर सिंह। बनवीर सिंह के बाद अगला आएगा अमर सिंह, और अमर सिंह का बेटा होगा शिवराज सिंह। कौन होगा? शिवराज सिंह। इतने सारे राजा हैं यहाँ पे, ठीक है। शिवराज सिंह, शिवराज सिंह क्या होता है? राजा नहीं बनता है। जिस समय इसकी पिता की मृत्यु होती है अमर सिंह की, वो उस समय तीर्थ यात्रा में जाया रहता है। कहाँ जाया रहता है? तीर्थ यात्रा में। तो यहाँ पर खाली पाके मराठा लोग अपना क्या कर देते हैं? शासन स्थापित कर देते हैं। तो ये हो गया इनका शासन क्रम। कहाँ गया? अच्छा, यहाँ पे मेन राजा कौन कौन है? तो केशव देव। कौन है? केशव देव। उसके बाद फिर उसके बाद ब्रह्मदेव राय। कौन? ब्रह्मदेव राय। केशव देव, लक्ष्मी सिंह देव, सिंघड़ देव, रामचंद्र देव, ब्रह्मदेव राय, ठीक है। केशव देव, लक्ष्मी सिंह देव, सिंघड़ देव, रामचंद्र देव और ब्रह्मदेव राय। ठीक, बन जाएगा इतना, ठीक है, बन जाएगा। उसके बाद देखो फिर से आएगा कौन? केशव देव। कौन आएगा? केशव देव। केशव देव कहाँ जाएगा घूमने? भुवनेश्वर में क्या मिलेगा उसको? मान सम्मान। मान सम्मान पाके वो बहुत क्या हो जाएगा? संतोष हो जाएगा, ठीक है, संतोष हो जाएगा। और भारी खुशी कब होगा? जब वहाँ पर अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को घूमता देख डालेगा उसका सूरत, ठीक है। क्या देख डालेगा? सूरत, ठीक है। सूरत देख डालेगा और देखेगा कि एकदम वो क्या हालत में रहती है? बर्बाद अवस्था में। तो उसको भारी सुकून मिलता है, चल मेरे से नहीं हुआ करती, ठीक है। तो उसको भारी क्या मिलता है? चैन मिलता है। क्या मिलता है? चैन। फिर उतान दे के सुतता है, ठीक है, मुंडी नीचे और पैर ऊपर करके, ठीक है। तो मुंड सिंह देव, मुंडी से याद रखना मुंड सिंह देव, ठीक है। मुंड सिंह देव से अगला आएगा कौन? वन सिंह देव। कौन है? वन सिंह देव। वन सिंह देव के बाद धन सिंह देव। कौन? धन सिंह देव। और धन सिंह देव के बाद जो अगला राजा है उसका नाम क्या है? जैत सिंह देव। कौन है? जैत सिंह देव। जैत सिंह देव के बाद अगला कौन सा? फतेह सिंह देव। फतेह किसको याद करता है? याद सिंह देव को। उसके बाद सोमदत्त देव। कौन? उसके बाद अगला कौन है? बलदेव सिंह। उसके बाद कौन है? उमेंद्र सिंह। उसके बाद अगला कौन है? बनवीर सिंह। उसके बाद अगला कौन है? और एक बार ये CGPSC इन राजाओं का क्रम पूछा था, समझ में आया? ठीक है, CGPSC में एक बार इनका क्रम पूछा गया था। अब ऐसे नहीं पूछा गया था। कौन कौन राजा पूछे गए थे बताता हूँ, इधर देखो, ठीक है। इनमें एक थे रामचंद्र देव। कौन थे? रामचंद्र देव। दूसरे थे केशव देव। कौन थे? केशव देव, ठीक है। तीसरे थे उमेंद्र सिंह देव। कहाँ है उमेंद्र सिंह देव? अच्छा, ये उमेंद्र सिंह देव। और चौथे थे अमर सिंह देव, ठीक है। इन राजाओं का क्रम पूछा गया था। अब इसका ये मतलब नहीं कि उसी को पूछा जाएगा, ठीक है। इनमें से किसी को भी पूछा जा सकता है। तो ये क्रम याद रखना जरूरी है। कितने राजा हुए? 22 राजा। और इसका बेटा हुआ शिवराज सिंह देव, ठीक है, शिवराज सिंह। तो 23 हो गए टोटल इसमें। समझ में आया? ठीक, क्या? तो वो राजा नहीं बना ना, वो राजा नहीं बना, ठीक है, वो केवल राजकुमार बन के रह गया, ठीक है। ये जो हैं ये शासकों का क्रम है। क्या है? शासकों का क्रम, ठीक है। चलो एक बार फिर से पहले 5 को, ठीक है, पहले 5 को। पहला कौन? केशव देव, ठीक है। उसके बाद सिंघड़ देव। सिंघड़ देव के बाद रामचंद्र देव, ठीक। उसके बाद कौन? ब्रह्मदेव राय। और ब्रह्मदेव राय के बाद फिर से यहाँ तक एक पाली खत्म, ठीक है। फिर 5 को याद रखना, फिर 5 को, ठीक है। 5-5 के डब्बे बना के याद रखेंगे। अगला कौन? केशव देव। केशव कहाँ घूमने जाएगा? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में उसको क्या मिलेगा? ठीक है, मान सम्मान। मान सम्मान पाके वो क्या होगा? बहुत अधिक
संतोष मिलेगा उसको। क्या मिलेगा? संतोष। फिर वहां पे उसको कौन दिख जाएगी? ठीक है, उसका क्या देखेगा? सूरत। सूरत देख के उसको भारी चैन मिलता है कि मेरे को छोड़ के गई है, तब से क्या अवस्था में है? बर्बाद हो गई है करके। ठीक है, चैन सिंहदेव। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी वाला सुना है ना? ठीक है, हाँ वैसी वाला सीन। ठीक है, सूरत सिंहदेव यहाँ तक बन जाएगा। सूरत सिंहदेव के बाद अगला कौन? चैन सिंहदेव। ठीक है, चैन की नींद सोता है, कैसे कर सोता है? मुंडी तारी पैर ऊपर। ठीक है, तो चैन सिंहदेव, फिर मुंड सिंहदेव। कौन? मुंड सिंहदेव। मुंड सिंहदेव के बाद वंश सिंहदेव। और वंश कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे प्रसिद्ध होगा? जब धन रहेगा तो धन सिंहदेव बन जाएगा, धन सिंहदेव। उससे आगे जैत सिंहदेव। कौन? जैत सिंहदेव। यहाँ तक बन जाएगा। इसके बाद 4 ठो नाम याद रखना, इतना। ठीक है, बन जाएगा। चैन सिंहदेव, मुंड सिंहदेव, संतोष सिंहदेव और वंश सिंहदेव और धन सिंहदेव। चैन सिंहदेव, मुंड सिंहदेव, वंश सिंहदेव और धन सिंहदेव। चैन सिंहदेव, मुंड सिंहदेव, धन सिंहदेव बन जाएगा। ठीक है, धन सिंहदेव के बाद जो अगला राजा बनेगा वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? जैत सिंहदेव। क्या कहलाएगा? जैत सिंहदेव। और जैत सिंहदेव के बाद जो अगला राजा बनेगा वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? फतेह सिंहदेव। ठीक है, फतेह एक को याद करते रहता है। किसको? अपने भाई संजय दत्त को। किसको? अपने भाई संजय दत्त को। फतेह किसको याद करते रहता है? संजय दत्त को। ठीक है, फतेह किसको याद करते रहता है? संजय दत्त को। ठीक है, तो फतेह सिंहदेव, याद सिंहदेव और सोमदत्त सिंहदेव बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक एक हो गया। उसके बाद अगला राजा है बलदेव सिंहदेव। कौन सा? बलदेव सिंहदेव। उसके बाद उमेन सिंहदेव, बनवीर सिंहदेव और लास्ट कौन होगा? अमर सिंहदेव बनेगा। इतना बनेगा। एक बार और हो गया ये, खत्म करते हैं इसको। ठीक है, 5 के बारे में पढ़ेंगे, लास्ट में चल देंगे अमर सिंहदेव के पास। ठीक है, इतना राजाओं का नाम नोट करो पहले। राजा, इससे पहले वाले पेज को नोट करो और इसको नोट करो, वो भी बिना देखे। अब थोड़ा डेट आ गया है, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे ना। इतना दिन से आराम से पढ़ रहे थे, यदि वो नहीं रहता तो अभी मैं केवल एक दिन में 8-10 राजा रहते थे ना, उन्हीं का नाम पढ़ते थे हम लोग। पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? और कहाँ से जानकारी मिला है उसको पढ़ते थे ना। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि ये वंश उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी भी हड़बड़ा के नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ डालो हड़बड़ी में, कम पढ़ो, लेकिन उसको इतना सॉलिड पढ़ो कि उससे यदि क्वेश्चन आए तो आपसे बने। ठीक है, ये आपका सिलेक्शन दिलाने के लिए ज़रूरी रहता है, ना कि सब चीज़ पढ़ना। ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ रहे हो उतना को अच्छे से पढ़ो, उससे खुद के अंदर कॉन्फिडेंट आता है। समझ में आया? ठीक है, पहला कौन है? केशवदेव। पहला राजा कौन? अब इनके कालक्रम के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, केशवदेव। केशवदेव ये राजधानी कहाँ बनाएंगे? तो ये बनाएंगे राजधानी खल्लारी। कौन सा जगह? खल्लारी। कौन सी जगह को? खल्लारी को। ठीक है, इन्हें रायपुर के कलचुरी वंश का संस्थापक का माना जाता है। कलचुरी वंश का क्या माना जाता है? संस्थापक। रायपुर के कलचुरी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? केशवदेव। किसके अनुसार? तो किसके अनुसार माना जाता है? तो याद रखिएगा, अनुसार। ठीक है, तो 3 लोगों का मत है। 3 लोगों के अनुसार इन्हें क्या माना गया है? रायपुर के कलचुरी वंश का संस्थापक माना गया है। ठीक है, किनके किनके अनुसार माना गया है उसको देखते हैं हम लोग। पहला आदमी राय बहादुर हीरालाल। क्या नाम है इनका? राय बहादुर हीरालाल। कभी नाम देकर पूछ ले तो याद रखना। ठीक है, राय बहादुर हीरालाल। 3 अलग अलग लोगों को इस वंश का संस्थापक बताऊंगा मैं। ठीक है, राय बहादुर हीरालाल। दूसरा है बाबू रेवा राव। इनका नाम सुने हो क्या?
ठीक है, बाबू रेवा राव। और ये बाबू रेवा राव है ना, इन्हीं ने ये जो जितने भी नाम पढ़े हैं ना दुनिया भर का, इन्हीं ने त्वारिके है वंशी एक किताब लिखी है और उसमें उन्होंने रायपुर के कलचुरी शासकों के राजाओं का नाम लिखा है। समझ में आया? ठीक है, किसने? बाबू रेवा राव ने। तो बाबू रेवा राव के अनुसार रायपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक कौन हैं? कौन है? केशव देव। और तीसरा आदमी है कनिंघम। कौन है? कनिंघम। ठीक है, इन तीनों के अनुसार केशव देव जो है इस वंश के क्या माने जाते हैं? संस्थापक माने जाते हैं। हो गया केशव देव, खत्म। ठीक है, अगला आ जाएगा कौन? लक्ष्मी सिंह देव। और लक्ष्मी सिंह देव ये भी इनकी राजधानी रहेगी खल्लारी। कौन सी जगह रहेगी? खल्लारी। कौन सी जगह? और मल्हार अभिलेख के अनुसार, कौन से अभिलेख के अनुसार? मल्हार अभिलेख के अनुसार मल्हार अभिलेख के अनुसार इनको माना गया है रायपुर के कलचुरी वंश का संस्थापक। ठीक है, तो मल्हार अभिलेख के अनुसार रायपुर के कलचुरी वंश का संस्थापक किसे माना गया है? किसको माना गया है? लक्ष्मी सिंह देव। ये जो लक्ष्मी सिंह देव है ये केशव देव का बेटा नहीं रहता है, ये रतनपुर में जो कलचुरी राजा शासन कर रहे हैं ना उनका रिश्तेदार रहता है। ये प्रतिनिधि के तौर पर आता है और यहाँ पे शासन करने लगता है। कौन? लक्ष्मी सिंह देव बन जाएगा। ठीक है, लक्ष्मी सिंह देव। हो गया लक्ष्मी सिंह देव, खत्म। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। सिंघड़ सिंह देव। कौन? सिंघड़ देव या सिंघड़ सिंह देव कहा जाता है इनको। ठीक है, इनकी राजधानी कहाँ रहेगी? तो याद रखना इनकी भी राजधानी रहेगी खल्लारी। कौन सा जगह? खल्लारी। ठीक है, इसमें नोट करके लिखना खल्लारी अभिलेख के अनुसार। कौन से अभिलेख के अनुसार? खल्लारी अभिलेख या खल्लारी शिलालेख। खल्लारी शिलालेख में इन्हें क्या कहा गया है? सिंघड़ देव को सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कहा गया है। क्या कहा गया है? सर्वाधिक शक्तिशाली राजा। किस वंश का? सर्वाधिक कलचुरी राजा, जिन्होंने अपने पराक्रम से शिवनाथ नदी के ऊपर, कौन सी नदी? शिवनाथ नदी के ऊपर 18 गढ़ों को जीत लिया था। ठीक है, जिन्होंने अपने पराक्रम से शिवनाथ नदी के ऊपर 18 गढ़ों को अपने शत्रुओं से जीत लिया था। अपने शत्रु कौन होंगे? इनके शत्रु इनके ही भाई इनके क्या बन जाएंगे? शत्रु बन जाएंगे। ठीक है, रतनपुर के 18 गढ़ और रायपुर के 18 गढ़। तो रायपुर के 18 गढ़ को कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? सिंघड़ देव। बन जाएगा। ठीक है, जीत लिया था। इन्होंने ये सब जीतने के बाद एक उपाधि धारण की थी। ठीक है, उपाधि धारण की थी कि सर्वाधिक शक्तिशाली राजा हूं, इसलिए इन्होंने कहा छोड़ीपति की उपाधि धारण की थी। क्या की उपाधि? छोड़ीपति। क्या उपाधि धारण की थी? छोड़ीपति। क्या उपाधि? छोड़ीपति, जिसका मतलब होता है सर्वाधिक शक्तिशाली राजा। क्या मतलब होता है? सर्वाधिक शक्तिशाली या फिर सर्वाधिक प्रतापी राजा। ठीक है, छोड़ीपति की उपाधि धारण की थी किसने? सिंघड़ सिंह देव ने। किसने धारण की थी? सिंघड़ सिंह देव ने, जिसका मतलब क्या होता है? सर्वाधिक प्रतापी राजा। ठीक है, बन जाएगा इतना। ये हो गया कौन सा? कौन होगा? सिंघड़ देव। ठीक है, अगला आएगा
रामचंद्र देव। ठीक है, कौन आएगा? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव। और रामचंद्र देव ये की राजधानी कहाँ रहेगी? तो इनकी राजधानी भी रहेगी खल्लारी। कहाँ रहेगी? खल्लारी। ठीक है, रामचंद्र देव के पुत्र का नाम क्या रहेगा? ब्रह्मदेव राय। क्या नाम रहेगा? ब्रह्मदेव राय। और ये अपने पुत्र के नाम पर ही एक शहर बसाएंगे, लेकिन उसको अपनी राजधानी नहीं बनाएंगे। समझ में आया? ठीक है, अभी ये क्या कर रहे हैं? एक शहर बसा रहे हैं। समझ में आया? बन जाएगा ये पुत्र। इन्होंने अपने पुत्र के नाम से रायपुर शहर की स्थापना की। किस शहर की? किस शहर की स्थापना की? रायपुर शहर। तो रायपुर शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ब्रह्मदेव राय के नाम पे। किस बसाने वाला व्यक्ति कौन है? कौन है? रामचंद्र देव। पीएससी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि रायपुर शहर किसके नाम पर रखा गया है? तो किसके नाम पर? ब्रह्मदेव राय के नाम पर। किसके नाम पर? ठीक है, बन जाएगा इतना। ठीक है, अब देखो, इसके लिए एक शहर बना दिया। ठीक, शहर की स्थापना कर दिया, तो वहां उसके रहने के लिए किला भी तो बनाएगा, महल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? रायपुर में बूढ़ा तालाब, रायपुर में बूढ़ा तालाब जो वर्तमान में विवेकानंद सरोवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बूढ़ा तालाब के समीप किले का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? किले का निर्माण किया। कहाँ पर? रायपुर में बूढ़ा तालाब के समीप। क्यों किया भाई? अपने बेटा के लिए एक शहर बसाया है, और खाली शहर बसा के जा घूमते रहना, शहर में थोड़ी बोलेगा, शहर में रहने की व्यवस्था भी तो करेगा। ठीक है, तो रहने के लिए उसको किला बनवाया, और किले को कहाँ पर बनवाया? तो बूढ़ा तालाब के समीप बनाया। कहाँ पर बनाया? बूढ़ा तालाब के समीप। ठीक है, ये जो है रामचंद्र देव, रामचंद्र देव इन्होंने रतनपुर के कलचुरी, रतनपुर के कलचुरियों की क्या कर दी? अधीनता को अस्वीकार कर दिया। इन्होंने रतनपुर की कलचुरियों की अधीनता को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। एवं स्वयं को क्या कर दिया? स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। स्वयं को क्या कर दिया? स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। घोषित कर दिया। समझ में आया? इसलिए इनको, ठीक है, इसलिए इनको रायपुर के कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। रायपुर के कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? कौन है? रामचंद्र देव। देखो, इससे पहले जितने भी राजा आए वो राजा थे, लेकिन किसके अधीन थे? रायपुर के कलचुरी वंश के राजा के अंडर काम किया करते थे। ठीक है, रायपुर के कलचुरी वंश के अंडर काम किया करते थे। लेकिन एक राजा आया जिसका नाम था रामचंद्र देव। क्या नाम? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव ने रतनपुर के कलचुरियों की अधीनता को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, एक कारण इसके पास ये भी था, इसके पिता के द्वारा जीता गया 18 गढ़। ठीक है, इसके पिता के द्वारा जीता गया कितना गढ़? 18 गढ़। लक्ष्मी सिंह देव इसको दिया है ना। ठीक है, लक्ष्मी सिंह देव बोलता हूँ जी, सिंघड़ सिंह देव इसको 18 गढ़ जीत के दिया है। तो वो 18 गढ़ इसके पास थे, तो इसने क्या कर दिया? स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। समझ में आया? बन जाएगा इतना, बन जाएगा। और रायपुर के कौन से?
कलचुरी वंश की क्या कर दी, स्वतंत्रता को घोषित कर दी। ठीक है, पीएससी के अनुसार ये जो हैं रायपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक माने जाते हैं। रायपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक। अब मैं ये क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि पीएससी बार बार एग्ज़ाम में आंसर यही ले रहा है कि रायपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक कौन हैं, तो रामचंद्र देव हैं। कौन हैं, रामचंद्र देव। यदि मेंशन करके आया कि कनिंघम के अनुसार ठीक है, सॉरी, कनिंघम के अनुसार कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, राय बहादुर। हीरालाल के अनुसार कौन थे, केशव देव। बाबू रेवाराव के अनुसार कौन थे, मल्हार अभिलेख के अनुसार कौन है, लक्ष्मी सिंह देव। जबकि पीएससी आंसर किसको लेता है, और उसका कारण ये भी है कि ये पहले क्या बने, स्वतंत्र शासक बने। समझ में आया, बन जाएगा, इतना बन जाएगा। इसके बाद इसका बेटा आएगा ब्रह्मदेव राय। कौन आएगा, फास्ट थोड़ी लग रहा है आज किसी को, फास्ट लगेगा तो बता देना ना। ठीक है, ब्रह्मदेव राय। और ब्रह्मदेव राय पहला याद रखना राजधानी, तो पहले ये कुछ दिन शासन करेंगे खल्लारी में। कहाँ पर शासन करेंगे, खल्लारी में। उसके बाद राजधानी बनाएंगे कहाँ को, रायपुर को। कहाँ बनाएंगे, रायपुर को। कहाँ से बनाएंगे, रायपुर को। ठीक है, तो खल्लारी और रायपुर दोनों से शासन करने वाला राजा कौन है, ब्रह्मदेव राय। कौन है, ब्रह्मदेव राय। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, दो शिलालेख, तो खल्लारी शिलालेख और रायपुर शिलालेख। जो पहले पढ़े हैं ना अभिलेख करके, यही दोनों हैं, रायपुर शिलालेख और खल्लारी शिलालेख। याद रखना, इसमें जो रायपुर शिलालेख है, कौन सा शिलालेख, रायपुर शिलालेख, इसे नागपुर संग्रहालय में संरक्षित रखा गया है। कहाँ पर, नागपुर संग्रहालय में संरक्षित रखा गया है। कौन से शिलालेख को, जिसमें किस वंश की जानकारी मिलती है, रायपुर के कलचुरी वंश की। रायपुर के कलचुरी वंश की क्या रखा गया है, नींव रखी गई, जिसमें रायपुर के कलचुरी वंश की जानकारी रखी गई है। उसमें उस शिलालेख को कहाँ रखा गया है, नागपुर में। अर्थात एक पत्थर है जिसमें कलचुरी वंश के बारे में, रायपुर के कलचुरी वंश के बारे में लिखा गया है। उसको जाके कहाँ सुरक्षित रख दिया गया है, नागपुर संग्रहालय में। कहाँ के संग्रहालय में, बन जाएगा, इतना बन जाएगा। ठीक है, तीसरा चीज क्या जानना है, तीसरा चीज इसमें जानना है, निर्माण कार्य। क्या जानना है, निर्माण कार्य। तो इसके शासनकाल में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हुआ, निर्माण कार्य हुआ, और वो कराया देवपाल नामक मोची ने। देवपाल नाम के मोची ने एक मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, इस मंदिर का नाम है नारायण मंदिर। कौन सा मंदिर, उस समय इसको क्या कहा जाता था, नारायण मंदिर। क्या कहा जाता था, और ये कहाँ बनाया, खल्लारी में। कहाँ बनाया, खल्लारी में। वर्तमान में इसका नाम क्या रख दिया गया है, तो इसका कहा जाता है जगन्नाथ मंदिर। कौन सा मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। कौन सा मंदिर, जगन्नाथ मंदिर बन जाएगा। ठीक है, जब ये देवपाल नामक मोची इस मंदिर को बनाया तो ये नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता था। कौन से मंदिर के नाम से, नारायण मंदिर के नाम से। लेकिन वर्तमान में कौन से नाम से जाना जाता है, जगन्नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। बन जाएगा इतना। ये देवपाल, इसका नाम बार बार पूछा गया है क्योंकि ये जाति से एक क्षुद्र था। क्या था, क्षुद्र। अभी तक हम जो भी पढ़े हैं
जो भी मंदिर का निर्माण कार्य पढ़े हैं, या तो वो राजा बनाए हैं, या फिर उसके मंत्री बनाए हैं, या फिर ब्राह्मण बनाए हैं। बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? ठीक है, राजा, सेनापति या फिर ब्राह्मण, इन्हीं लोगों के द्वारा मंदिरों का निर्माण कार्य किया गया था। लेकिन पहला ऐसा क्षुद्र व्यक्ति है जिसने एक मंदिर का निर्माण कार्य किया और उसको राजा के दरबार में इस निर्माण कार्य हेतु, ठीक है, प्रोत्साहन मिला और गांव भी दान में दिया गया। समझ में आया? पहला ऐसा क्षुद्र व्यक्ति। वीरेन क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बाहर जा, बाहर। ठीक है, क्या किया था? ये ऐसा पहला क्षुद्र व्यक्ति था, जिसने क्या किया था? मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, अब मंदिर का निर्माण कार्य कराने के साथ साथ, ठीक है, इसने राजा के दरबार में जाके बाकायदा बताया कि मैंने खल्लारी नामक स्थान पे, जो आपकी पुरानी राजधानी हुआ करती थी, वहाँ एक भगवान विष्णु का क्या बनाए हैं? मंदिर बनाए हैं। क्या बनाए हैं? मंदिर बनाए हैं। ठीक है, समझ में आया? ये समझ में आया? ठीक है, बन जाएगा, इतना बन जाएगा। ठीक है, चलो, ये हो गया देवपाल नामक मोची द्वारा बनाया गया मंदिर। ठीक है, एक है हमीर देव या हाजिरी देव कहा जाता है इसको। ठीक है, इसके द्वारा एक मंदिर का निर्माण कराया गया, हटकेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर? हटकेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर? हटकेश्वर महादेव मंदिर। अच्छा, उसका छूट जाएगा, बुलाओ उसको, वीरेंद्र को बुलाओ। कहाँ पे? बाहर में खड़ा है, यहीं पे बाहर। बुलाओ, छूट जाएगा। मेरे को लगा यहाँ तक खत्म कर देंगे। कौन सा मंदिर? हटकेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर? हटकेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, तो ये हटकेश्वर महादेव मंदिर ये कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बात कर रहा है क्या फिर? हाँ, ठीक है, चलो। महादेव घाट में। कहाँ पर बनाया गया है? महादेव घाट में। कहाँ पर बनाया गया है? महादेव घाट में। ठीक है, इसका हो गया बात वीरेंद्र। ठीक है, ये महादेव घाट में बनाया गया है। ठीक है, महादेव घाट का नामकरण के पीछे भी एक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मदेव राय के शासन काल में एक पुरोहित हुआ करते थे जिनका नाम महादेव था। क्या नाम था? महादेव। और ये जो मंदिर है ना, ये जो मंदिर है भगवान शंकर का, वहाँ ये नित्य जाया करता था पूजा करने। ठीक है, तो ये भगवान शंकर के नाम पर नहीं, ये जो एक पुरोहित है, ठीक है, पुजारी है, उसके नाम पर इस घाट को कहा जाने लगा महादेव घाट। क्या कहा जाने लगा? महादेव घाट। समझ में आया? ठीक है, तो रायपुर में जो महादेव घाट है, पढ़े हो ना? महादेव घाट में एक मंदिर है जिसका नाम क्या है? हटकेश्वर महादेव का मंदिर। कौन सा मंदिर? हटकेश्वर महादेव का मंदिर। उस मंदिर में एक पुजारी जिसका नाम था महादेव, वो नित्य जाता था भगवान की पूजा करने। तो उसको देखकर राजा ने उसी के नाम पे इस घाट का नाम रख दिया महादेव घाट। बन जाएगा, इतना बन जाएगा। ठीक है, अंतिम में आ जाएंगे हम लोग किसके बारे में? अमर सिंह देव। कौन? अमर सिंह देव या अमरदेव। ठीक है, इसके बारे में क्या जानकारी रखना है? तो पहला जानकारी, ठीक है, ये क्या है? इस वंश का अंतिम शासक है। क्या शासक है? अंतिम शासक। ठीक है, दूसरा जानकारी, ठीक है, इसके पुत्र का क्या नाम है? शिवराज सिंह देव या शिवराज देव। ठीक है, ठीक है, जिस समय अमरदेव की मृत्यु होती है, ये कहाँ पे जाया रहता है? तीर्थ यात्रा। ठीक है, तीर्थ यात्रा पे जाया रहता है, जिसके कारण इसका जो साम्राज्य है, रायपुर के कलचुरी वंश का साम्राज्य, डायरेक्ट चला जाता है मराठों के अधीन। समझ में आया? ठीक है, इसके बारे में एक दो जानकारी और देख लो। जब 1741 में क्या हुआ था? मराठों का आक्रमण हुआ था ना। भास्कर पंत नामक एक व्यक्ति, पढ़े हो ना? ठीक है, भास्कर पंत नामक एक व्यक्ति आया, कहाँ पर? रघुनाथ सिंह के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया और तोप के एक गोले से महल का एक सिरा उड़ा दिया। पढ़े हो ना? ठीक है, तो वो जो है आता है, तो उस समय वो यहाँ के शासन को छेड़खानी नहीं करता है। समझ में आया? यहाँ के जो राजा रहते हैं वो कंटिन्यू, अर्थात
अमरदेव कंटिन्यू शासन करते रहते हैं, लेकिन 1950 में मराठों का दोबारा आक्रमण होता है। ठीक है, 1950 में मराठों का दोबारा आक्रमण होता है। उस समय अमरदेव को क्या कर दिया जाता है, पद से हटा दिया जाता है। समझ में आया ये चीज़? ठीक है, समझ में आया? ये बस जानकारी के लिए है। यहाँ पे हो जाता है आपका ये वंश खत्म। समझ में आया? ठीक है, बन जाएगा, इतना बन जाएगा। अमरदेव के बारे में बस इतना याद रखना, इस वंश का अंतिम शासक है। इसे क्या कर दिया गया, 1753 में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय इसका जो पुत्र था, चलो लिख देता हूं, अपने पिता के मृत्यु के समय कहां पर था, तीर्थ यात्रा। जिसके कारण रायपुर क्षेत्र मराठों के अधीन हो गया। किसके अधीन हो गया? मराठों के अधीन हो गया। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? इसमें एक चीज और याद रखना है, एक ठो राजा के बारे में, ब्रह्मदेव राय के बारे पहले रामचंद्र देव के बारे में। ठीक है, रामचंद्र देव का युद्ध होगा। ठीक है, किससे? तो मोनिंग देव से। किससे? मोनिंग देव। ये मोनिंग देव कौन है? तो ये फड़ी नागवंशीय शासक। ठीक है, फड़ी नागवंशीय शासक है। 2 मिनट इसको समझा देता हूं अच्छे से। अब देखो, यहां पर है रायपुर। कौन सा क्षेत्र? रायपुर। ठीक है, रायपुर। और यहां से एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है, कौन सी नदी? शिवनाथ। अच्छा, ऊपर लिख दिया हूं क्या यार एक जगह? कौन सा है? ऊपर लिखा हूं, उसको नीचे लिखना। कहीं पे लिखा हूं, ऊपर लिखा हूं क्या? अच्छा, बताया था बस। ठीक है, देखो, ये देखो, ये जो रायपुर है, ये कौन सी नदी है? शिवनाथ नदी। कौन सी नदी है? शिवनाथ नदी। रायपुर जो है शिवनाथ नदी के नीचे आता है, जबकि रतनपुर कहाँ आता है? ऊपर में आता है। तो रायपुर के जो 18 गढ़ थे, इधर ऐसे ऐसे 18 ठो गढ़ थे। ठीक है, उन सब गढ़ों पर आधिपत्य कौन किया? कौन करा? सिंघड़देव। कौन करा? सिंघड़देव। और सिंघड़देव का पुत्र कौन हुआ? रामचंद्र देव। कौन हुआ? रामचंद्र देव। ठीक है, पुत्र कौन हुआ? रामचंद्र देव। अब जब रामचंद्र देव उसको ये 18 गढ़ पहले से मिल गए क्या? पहले से मिल गए ना। ठीक है, यहां पे शासन चल रहा था फड़ी नागवंशों का। किसका? फड़ी नागवंश का। और जिस समय रामचंद्र शासक बना, उसी समय यहाँ पर राजा थे मोनिंग देव। कौन? मोनिंग देव। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? रामचंद्र देव मोनिंग देव के ऊपर आक्रमण करेंगे, दोनों में युद्ध छिड़ जाएगा और मोनिंग देव को परास्त करके इस वंश को समाप्त कर देते हैं। कौन? रामचंद्र देव। समझ में आया? ठीक है, इसलिए मोनिंग देव इस वंश के अंतिम शासक कहे जाते हैं। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे जब फणी नागवंश पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल याद रखना, रामचंद्र देव ने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया था? मोनिंग देव के ऊपर। मोनिंग देव कहाँ के थे? और फणी नागवंश कहाँ शासन कर रहे थे? कवर्धा में। कहाँ पर? कवर्धा क्षेत्र में। ठीक है, बन जाएगा इतना। ये हो गया किसके बारे में जानकारी? रायपुर के कलचुरी वंश के बारे में जानकारी। ठीक है, आज का क्लास किसी को फास्ट लगा क्या? चलेगा इतना? आज पूरा रायपुर के 22 राजाओं का नाम पढ़े हैं। 22 राजाओं के साथ साथ सब जितना जो इम्पोर्टेंट राजा है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी पढ़ लिए। केवल 5 राजा इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सा? लक्ष्मी सिंह देव, सिंघड़ सिंह देव। इतना भी नहीं मन करे, जब एग्जाम पास आ जाए तो 2 राजा के बारे में पढ़ना, रामचंद्र देव और ब्रह्मदेव राय।
रामचंद्र देव ब्रह्मदेव राय। और तीसरा एक नाम याद रखना, अमर सिंह देव अंतिम शासक, बस खत्म, ठीक है, अमर सिंह देव अंतिम शासक। बन जाएगा, इतना बन जाएगा। ये हो गया रायपुर के कलचुरी वंश के बारे में जानकारी, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करें, ठीक, चलो।